बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लेक्चर नंबर 11 के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। फ़िज़िक्स के कल के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को पहले डिस्कस करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट एंड राइट इट्स एट लीस्ट टू एग्जांपल्स। यहाँ बिट्स लिखना था बहरहाल। तो क्रॉस प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करना था, वो तो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, और उसके साथ इसकी एग्जांपल्स जो है वो हमने टॉर्क की एग्जांपल पढ़ी थी, और उसके साथ हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स की एग्जांपल पढ़ी थी। वो दोनों एग्जांपल साथ में लिख देनी है। राइट हैंड रूल ये भी हमने डिस्कस किया था, इसकी स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में भी लिखी है, हमने ब्रीफली पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 9 में। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद पहला एमसीक्यू है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विल बी मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0 डिग्री। शॉर्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, और साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है कितने डिग्री के ऊपर? 0 डिग्री के ऊपर। अगर 180 होता तो वो भी आ जाता। दूसरा है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए एंड बी वेक्टर्स एज टू एडजेसेंट साइड्स इज ए बी साइन थीटा आ जाएगा। और तीसरा है, द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस ए इज नल वेक्टर आ जाएगा। और फोर्थ है, द क्रॉस प्रोडक्ट आई डॉट जे क्रॉस के इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था जे क्रॉस के आई के बराबर होता है, इस ब्रैकेट वाली जगह पर आई आ जाएगा, आई डॉट आई। अगर आप डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक खोलें उसमें आपने पढ़ा था आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, तो ये हमने यहाँ पर डी ऑप्शन ये करेक्ट है। और उसके साथ है फिफ्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज। स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड जो है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होती है, और क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा के बराबर है। अब दो वेक्टर्स हैं, दोनों का एक दफ़ा हम डॉट ले रहे हैं और एक दफ़ा क्रॉस ले रहे हैं, तो ए बी तो दोनों में आ रहा है, ए बी साइन थीटा ए बी कॉस थीटा, दोनों में ए बी आ रहा है। फ़र्क साइन थीटा और कॉस थीटा का है। तो हमने देखना है थीटा की वो वैल्यू जिस पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम हो, तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। तो 45 डिग्री पे अगर आप चेक करें, साइन थीटा की वैल्यू भी सेम होती है, कॉस थीटा की भी, तो इसलिए हम कहते हैं कि 45 डिग्री पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी सेम वैल्यू देता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी सेम वैल्यू देता है। ये उन स्टूडेंट्स को समझने में आसानी होगी जो स्टूडेंट्स डेली लेक्चर ले रहे हैं रेगुलरली, और उसके साथ साथ इन लेक्चर्स को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे उनके लिए समझना मुश्किल होगा, इसलिए आप लोग कोशिश करें हर सब्जेक्ट का डेली बेसिस के ऊपर अपना लेक्चर प्रिपेयर करें, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो भी समझ आते रहेंगे। तो खैर अच्छा, एक ये साथ में जो है कल एक छोटी सी मिस्टेक थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 14i माइनस 38j प्लस 16k है, तो यहाँ पर माइनस है, गलती से यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्लस लिखा गया है। तो ये कल के लेक्चर में आप करेक्शन कर लेंगे। ये आखिरी लाइन है कल के लेक्चर की, 14i माइनस 38j प्लस 16k न्यूटन मीटर में। उसके साथ आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क। स्टूडेंट्स, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर के और करके मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क क्या चीज़ है? टॉर्क कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। किसी फोर्स के घुमाने के असर को टॉर्क कहते हैं। स्टूडेंट्स, कभी आपने गौर किया है कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनके स्टीयरिंग जो है उनका रेडियस या उनका वो जो स्टीयरिंग का जो सर्कल है वो छोटा होता है, और उनके कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो बसेस या फिर जो ट्रक होते हैं या ट्रेलर होते हैं उनके जो स्टीयरिंग होते हैं उन स्टीयरिंग्स का जो सर्कल है या आप उसका डायमीटर कह लें या रेडियस कह लें वो बड़ा होता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कारों को टर्न देने के लिए उनको
जो है वो उनके स्टीयरिंग को घुमाने के लिए ज़्यादा टॉर्क नहीं चाहिए होता, तो इसलिए हम उनका रेडियस, उनका सर्कल छोटा रखते हैं। आजकल तो वैसे पावर स्टीयरिंग भी आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रक और बसेस हैं उनका रेडियस, रेडियस कहते हैं सेंट्रल पॉइंट, सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक के फासले को रेडियस कहते हैं। तो बसेस और ट्रक्स जो हैं उनका रेडियस ज़्यादा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? उनके स्टीयरिंग्स का। तो उनके स्टीयरिंग्स का रेडियस इसलिए ज़्यादा रखा जाता है ताकि हम क्या चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, टॉर्क को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि उनको टर्न देने के लिए, उनको मोड़ने के लिए ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है। तो टॉर्क दो चीज़ों से बढ़ा सकते हैं, या हम रेडियस बढ़ा दें जिसे हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं, आगे चल के डिटेल से हम पढ़ते हैं, या हम फोर्स बढ़ा दें। तो एक आदमी में जितनी मैक्सिमम फोर्स होती है वो तो उतनी ही रहेगी, उसको हम कोई बढ़ा तो नहीं सकते, एक मैक्सिमम लिमिट तक ही फोर्स होती है। हाँ, आर को हम बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं, वहाँ पर आर को बढ़ा देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि सिलाई मशीन जो है उसका जो हैंडल होता है उसका अगर आप सर्कल देखें वो छोटा सा सर्कल बनता है। जब उस हैंडल को हम घुमाते हैं तो वो सर्कल छोटा सा सर्कल बनता है जिसमें सिलाई मशीन का ये जो है वो घूमता है, पूरा उसका जो रिम है वो एक टर्न लेता है। इसके बरक्स यही चीज़ चारा कुतरने वाली जो मशीन है उसमें अगर आप देखें उसका जो रेडियस होता है वो बहुत बड़ा और सर्कल भी बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सिलाई मशीन को घुमाने के लिए थोड़े टॉर्क की ज़रूरत होती है, और चारा कुतरने वाली, जो हाथ से चारा कुतरने वाली मशीन है, उसके लिए बड़े टॉर्क की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम उसका रेडियस बढ़ा देते हैं। आर जब बढ़ता है तो आर के बढ़ने से टॉर्क भी बढ़ जाता है। तो आर सिर्फ रेडियस नहीं है, इसको आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आर क्या चीज़ है। तो खैर, टॉर्क हर जगह पर इन्वॉल्व होता है। कोई गाड़ी डिज़ाइन की जा रही है, अब उसमें उसके हमने जो है वो इतने बड़े पहिए रखे हैं, व्हील रखे हैं, और उन व्हील्स को रोटेट करवाने के लिए कितने टॉर्क की ज़रूरत है, कितनी पावर की ज़रूरत है, ये सारी की सारी हम कैलकुलेशन करते हैं। बड़ी चीज़ है, हैवी चीज़ है, तो उसको ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत है। छोटी चीज़ है, लाइट वेट है, तो उसको कम टॉर्क की ज़रूरत है। तो खैर, अब उसके साथ है दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये देखें, क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स एफ के दरमियान, तो इसको भी हम टॉर्क कहते हैं। अच्छा, टॉर्क पोजीशन वेक्टर कहाँ से कहाँ तक है? पोजीशन वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहाँ पे फोर्स लग रही है वहाँ तक के फासले को कहेंगे। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर आपने चारा कुतरने वाली मशीन देखी है, अगर वो नहीं देखी, बाज़ लोग शहरों में रहते हैं तो शायद उन्होंने ना देखी हो, तो सिलाई मशीन तो ज़रूर देखी होगी, जो हाथ से हम घुमाते हैं जिसको। अब सिलाई मशीन के वो जो उसका चक्कर है, उसका जो रिम है, आप उसके सेंटर से उस जगह तक का फासला ले लें जहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं हाथ के ज़रिए से, तो वो हमारा पोजीशन वेक्टर आर है। आर इज़ द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो खैर, अब यहाँ पर जो है हमने इसकी तीसरी डेफिनेशन मैग्नीट्यूड के एतबार से लिखी है। तीसरी डेफिनेशन में हमने लिखा टॉर्क बराबर है एल एफ के। एल क्या चीज़ है? ये मोमेंट आर्म है, और एफ क्या चीज़ है? फोर्स है। ये मैग्नीट्यूड के एतबार से हमने लिखी है। अच्छा, और उसको हमने लिखा गया द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मोमेंट आर्म क्या चीज़ होती है? तो हमने लिखा मोमेंट आर्म is the perpendicular distance of the line of action of the force from axis of rotation। यानी फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। यानी आप ये कह लें, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसके सेंटर से लेकर आउटर बाउंड्री तक जहाँ पे आप हाथ से फोर्स लगा रहे होते हैं वहाँ तक का जो फासला है वो मोमेंट आर्म कहलाएगा। तो अब इसमें हम टॉर्क को, अगर इस फॉर्मूले को आप गौर से देखें, ये मोमेंट आर्म वाला फार्मूला है, तो टॉर्क को दो तरह से बढ़ाया जा सकता है। अगर हम मोमेंट आर्म इसकी जो है वैल्यू बढ़ा दें, यानी लेंथ बढ़ा दें, तो टॉर्क बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़, हम फोर्स के बढ़ाने से भी टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। तो खैर, फिफ्थ पॉइंट में हमने लिखा है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। ये टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन को राइट हैंड रूल के ज़रिए से फाइंड आउट किया जा सकता है।
फिर हमने टॉर्क का यूनिट और डायमेंशंस डिस्कस की हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? हमने इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर में पढ़ा था कि हम डायमेंशंस में ये देखते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तीन बुनियादी क्वांटिटीज लेंथ, मैस, टाइम, अमूमन मैं बात कर रहा हूँ लेंथ, मैस और टाइम, इन क्वांटिटीज के किस रेशो से मिलने से बनी है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हम देखना ये चाहते हैं कि टॉर्क, चलिए टॉर्क की डायमेंशन हमने अगर फाइंड करनी है तो हम देखना ये चाहते हैं टॉर्क को बनाने में लेंथ, मैस और टाइम की जो क्वांटिटीज हैं ये किस रेशो से मिलके इन्होंने टॉर्क को कंस्ट्रक्ट किया है। तो डायमेंशंस के लिए हमने इसका यूनिट लिखा पहले, एल मोमेंट आर्म है, ये डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। आमतौर पे हम इसको मीटर न्यूटन नहीं पढ़ते, हम इसको न्यूटन मीटर पढ़ते हैं। ये तो फॉर्मूले से समझाने की वजह से मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था F इजिकल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक बात और याद रखिएगा, m अगर जो है वो फॉर्मूले में यूज हो तो वो मैस है, और m अगर किसी यूनिट में इस्तेमाल हो तो वो मीटर होगा। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, m अगर फॉर्मूले में यूज हो तो मैस और यूनिट में इस्तेमाल हो तो मीटर, ये स्टूडेंट्स मिक्स कर लेते हैं। खैर, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मैस का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस न्यूटन की ये वाली वैल्यू जो है, इस वैल्यू को आप इस जगह पर लिख दें, इस जगह पर। तो मैंने यहाँ पे लिख दी, ये मीटर वैसे ही लिखा और इस न्यूटन की जगह पर ये वैल्यू लिख दी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस मीटर ने इस मीटर से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। तो टॉर्क का जो बेस यूनिट है, इसको हम ये भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं SI बेस यूनिट ऑफ टॉर्क, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशन से लिखते वक्त सेकंड लेक्चर में हमने ये पढ़ा था किलोग्राम मैस का यूनिट है तो हम उसकी जगह पर कैपिटल M लिख देते हैं। मीटर लेंथ का यूनिट है तो हम उसकी जगह पर कैपिटल L लिख देते हैं, ऊपर जो पावर है वो वैसे ही लिख देते हैं। सेकंड टाइम का यूनिट है तो इसकी जगह पर T लिख देते हैं, ऊपर इनवर्स स्क्वायर था तो इनवर्स स्क्वायर लिख दिया। तो ये डायमेंशंस आ गई। और टॉर्क की डायमेंशन सिमिलर होती हैं, किसके? वर्क और एनर्जी के। याद रखिएगा, वर्क की, एनर्जी की और टॉर्क की डायमेंशंस हैं वो बराबर है। तो स्टूडेंट्स टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है। क्या हम न्यूटन मीटर को जाउल लिख सकते हैं? वैसे स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर जाउल के बराबर होता है, लेकिन टॉर्क के यूनिट में आप न्यूटन मीटर को जाउल के बराबर नहीं लिख सकते। वजह, वर्क या एनर्जी एक जाउल कब होती है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। वर्क एक जाउल तब होता है जब किसी बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स लगे और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर का फासला डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तब वर्क को हम 1 जाउल कहते हैं। लेकिन टॉर्क के केस में ये और चीज़ है। कैसे? टॉर्क 1 न्यूटन मीटर तब होता है जब हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं, ये देखें न्यूटन की फोर्स लगाएं, और उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म स्टूडेंट्स यहाँ से, ये अब कर्सर को आप देखेंगे, इस पॉइंट से लेकर, जहां पर ये कर्सर है, इस पॉइंट से लेकर ये इस पॉइंट तक का फासला, इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। तो ये सारा डॉटेड लाइन से शो किया, ये मोमेंट आर्म है। तो हम कहते हैं कि टॉर्क 1 न्यूटन मीटर तब होता है जब किसी बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स लगे और उस बॉडी का जो लगने वाली जो फोर्स है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है उससे फासला भी 1 मीटर हो। तो यहाँ पर देखें, फोर्स और फासला परपेंडिकुलर हैं, और जो जाउल वाला केस था उसमें हम कह रहे थे 1 न्यूटन फोर्स लगे और फासला भी 1 न्यूटन फोर्स की डायरेक्शन में, यानी जिस तरह फोर्स लग रही उसकी डायरेक्शन में कवर हो। तो वहां पर फोर्स और जो फासला था, डिस्प्लेसमेंट था, वो सेम डायरेक्शन में थे। लेकिन टॉर्क के केस में ऐसा नहीं है। टॉर्क 1 न्यूटन मीटर तब होता है जब फोर्स 1 न्यूटन लगे और मोमेंट आर्म जो है वो 1 मीटर हो, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसलिए हम न्यूटन मीटर को जाउल नहीं लिख सकते। अच्छा, उसके साथ स्टूडेंट्स डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, टॉर्क किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मोमेंट आर्म। तो फोर्स बढ़ा दें तब भी टॉर्क बढ़ जाएगा और मोमेंट आर्म बढ़ा दें तब भी टॉर्क बढ़ जाएगा। अब फोर्स तो हम एक बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि एक आदमी में जितनी मैक्सिमम फोर्स है उतनी हो रहेगी, उससे ज़्यादा बढ़ तो नहीं सकती। ये तो नहीं हो सकता कि किसी आदमी को हम कोई एनर्जी ड्रिंक पिलाएं और वो जो है वो सुपरमैन बन जाए। ये कार्टून्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फोर्स नहीं बढ़ा सकते, एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो मोमेंट आर्म बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये छोटा स्पैनर है, ये रेंच या स्पैनर जो है, अब इसका
इसकी लेंथ कम है, लेंथ कम है तो टॉर्क भी कम होगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू एल एफ, ये ऊपर लिखा था अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो इसकी लेंथ कम तो इसका टॉर्क भी इसके ऊपर कम अप्लाई हो रहा है। और इधर देखें इस स्पैनर की लेंथ ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा होगी जिसे हम मोमेंट आर्म कह रहे हैं, अगर लेंथ ज़्यादा है तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा। तो जितनी स्पैनर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतना टॉर्क की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आपने बॉयज़ ने तो अक्सर देखा होगा कि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक या ट्रेलर, इनके व्हील खोलते वक्त वो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बड़े स्पैनर यूज़ करते हैं। अगर एक स्पैनर छोटा हो तो उसके साथ बड़ा रॉड यूज़ करके उसकी लेंथ क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। लेंथ के बढ़ने से फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट बढ़ जाता है और वो चीज़ आसानी से जो है वो घूम जाती है। पुराने ज़माने में, यानी ये माजी करीब है आप इसको कह सकते हैं, सवैयाँ बनाने वाली मशीन होती थी, उसको हाथ से जो है वो चलाया करते थे। अब उसमें बच्चों से भी वो चलाते थे। अब वो बच्चे क्या करते थे, उसका हैंडल बहुत बड़ा होता था, काफ़ी बड़ा हैंडल, ये लेंथ थी हैंडल, तो बच्चे उस हैंडल को पकड़कर ऐसे सर्कल में घूमते रहते थे और वो सवैयाँ जो है वो बनती रहती थी। अब लेंथ उसकी ज़्यादा, जिसकी वजह से एक छोटा सा बच्चा भी उसको घुमा लेता था, क्योंकि फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट बढ़ गया लेंथ के बढ़ने से। तो खैर, फिर उसके बाद पंखे के ऊपर जो रोटेशनल इफेक्ट है वो भी किसकी वजह से है, वो भी टॉर्क की वजह से है। अब हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी, अगर लफ्जी मतलब है ठोस बॉडी, ऐसी बॉडी जिस बॉडी पे अगर फोर्स लगे और फोर्स लगने के बाद उस बॉडी के दो पॉइंट्स का दरमियानी फासला चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, तो उस बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। कोई भी बॉडी है, आप उसकी टेल और उसका जो टॉप है वो आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं, उसको प्रेस करने की कोशिश करें, अगर उसके पॉइंट्स का दरमियानी फासला चेंज नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि वो रिजिड बॉडी है। तो हर बॉडी जो, हर ठोस बॉडी जो है, हार्ड बॉडी जो है, वो किसी हद तक एक ख़ास लिमिट ऑफ फोर्स तक जो है वो रिजिड होती है। तो एक्सप्लेनेशंस में अब यहाँ पर वो कह रहा है, फर्ज करें एक फोर्स अमल कर रही है रिजिड बॉडी के ऊपर, कहाँ पर कर रही है, एक पॉइंट P के ऊपर। ऐसा पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर R है रिलेटिव टू पिवट पॉइंट O। ये देखें, मैं यहाँ पर उसी पैराग्राफ को इधर समझाता हूँ। वो कह रहा है कंसीडर अ फोर्स Fx, फर्ज करें ये एक फोर्स F अमल करती है किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है। हुज पोजीशन वेक्टर इज R, जिसका पोजीशन वेक्टर R है, विद रिस्पेक्ट टू पिवट पॉइंट O। पिवट पॉइंट कहते हैं वो पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी को लटकाया गया हो। तो ये O पॉइंट जो है, इसके गिर्द बॉडी घूम रही है, तो इसलिए हम इसको पिवट पॉइंट कह रहे हैं, इस पे बॉडी को सस्पेंड किया गया है। अच्छा, अब ये R वेक्टर और F वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करना चाहें तो आप अपने दाएं हाथ को बिल्कुल सीधा इसके ऊपर रखेंगे, वर्टिकल पोजीशन में इस तरह रखेंगे कि आपके दाएं हाथ की छोटी उंगली इस लाइन के ऊपर हो और आपका अंगूठा ऊपर वाली साइड पे हो, यानी बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में आप कहेंगे। फिर उसके बाद इस R से F की तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे, अपने अंगूठे को सीधा कर लेंगे, ये R है, R से F की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, सीधा अंगूठा इस स्क्रीन के बिल्कुल आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ टार की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है, इस पूरी सरफेस के बाहर की तरफ है, जिस सरफेस में कौन कौन से वेक्टर अमल कर रहे हैं, जिस सरफेस में R और F वेक्टर अमल कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात भी याद रखिएगा, जब भी ये थीटा की बात होती है तो ये एंगल वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान लिया जाता है। तो यहाँ पे तो वेक्टर का हेड है, तो फिर हम ऐसी सूरत में क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे स्लाइड करवा लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि वेक्टर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर इसकी टेल मिल रही है और ये एंगल है इसका। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने टॉर्क को फाइंड करना है, तो उसके लिए इस फोर्स को क्या कर लेंगे, हम रिजॉल्व कर लेंगे, इसके कंपोनेंट्स में तहलील कर लेंगे। तो ये देखें, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक ये और दूसरे वाला ये। अल्टरनेट एंगल्स आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, मैथ में। ये फर्ज करें अगर आप इसको ये लाइन समझ लें तो आपको ऑलमोस्ट ये एक रेक्टेंगल नज़र आएगी। कौन से वाली, ये पूरी जिस पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ,
ये एक रेक्टेंगल बन रही है, ये एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में जितना ये डायगोनल है, रेड कलर की जो फोर्स है ये डायगोनल है इसका, अब जितना एंगल ये थीटा है उतना ही ये थीटा होगा। टेक्स्ट बुक में ये शो नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए शो किया ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये एंगल थीटा है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इनको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, आपने मैट्रिक में पढ़ा था। अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल बनी है रेजोल्यूशन के नतीजे में, इसके सामने 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस साइड से जिस साइड का एंगल बने उसको बेस कहते हैं, और तीसरी साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। अब बेस ओवर हाइपोटेनियस कॉस थीटा के बराबर होता है। हाइपोटेनियस किसके बराबर है? हमने एफ के बराबर लिखा। ये देखें, ये एफ जो है ये हाइपोटेनियस है, तो हमने यहाँ पर एफ लिख दिया। बेस ओवर एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो एफ को उधर ले जाएं तो बेस बराबर आ जाएगा एफ कॉस थीटा। इसी तरह परपेंडिकुलर बराबर आ जाएगा एफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा, एफ को उधर ले जाएं। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा था शुरू के लेक्चर्स में कि जो बेस है उसके साथ हमेशा वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है, और जो परपेंडिकुलर होता है ट्राइंगल, जो राइट ट्राइंगल बनती है रेजोल्यूशन के नतीजे में, वो हमेशा वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा के बराबर होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो ऊपर लाइनें लिखी हैं उनमें हम ये कह रहे हैं कि ये दो कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग आर। ये देखें, ये एफ कॉस थीटा इस तरफ एक्ट कर रहा है, ये डायरेक्शन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। आप इधर भी शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये गौर से देखेंगे, यहाँ से लेकर जहाँ पे ये कर्सर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एफ कॉस थीटा है। आप इसको भी एफ कॉस थीटा कह सकते हैं। आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, यहाँ से लेकर जहाँ पे ये कर्सर है, यहाँ से ये इस पॉइंट तक, ये इस पॉइंट तक, ये भी एफ कॉस थीटा है। ये जिस पे मैं अभी ये कर्सर चला रहा हूँ ये भी एफ कॉस थीटा के बराबर है, इतना। अब एफ कॉस थीटा की लाइन ऑफ एक्शन को अगर आप बढ़ाएं, इधर लेके आए, ये देखें ये ओ पॉइंट में से गुजर रही है। तो ऐसी फोर्स जिसकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुजरती है, तो उसकी उस फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो होता है, यानी वो बॉडी उस फोर्स की वजह से नहीं घूमती। मैं इसकी एक फिजिकल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आएगी। एक गाड़ी का स्टीयरिंग है, जिस तरह मिस्टर बीन आपने जो है वो उसके कैरेक्टर को आपने देखा होगा। अब गाड़ी के स्टीयरिंग को वो बजाय इसके वो घुमाने की बजाय वो एक साइड से पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच रहा है, इधर खींच रहा है। अब कोई आदमी अगर गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ के इस तरफ खींचना शुरू कर दे तो वो कभी भी रोटेट नहीं, यहाँ पर गाड़ी का स्टीयरिंग है तो गाड़ी का स्टीयरिंग कभी भी रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो एक साइड पे पकड़ के उसको खींचा जा रहा है, जैसे गधे का कान पकड़ कर उसको खींचते हैं, तो ये क्यों नहीं रोटेट करेगा? इसलिए कि ये जो फोर्स लग रही है वो स्टीयरिंग के सेंटर में से पास कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है। तो जब भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगी तो मोमेंट आर्म यानी फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाएगा और टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। तो खैर हमने यही लिखा यहाँ पर, चूंकि एफ कॉस थीटा जो है इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इस पिवट पॉइंट से पास कर रही है, इसलिए एफ कॉस थीटा की वजह से कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा। तो टॉर्क सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से पैदा हो रहा है, एक जुज की वजह से, कंपोनेंट जुज को कहते हैं। तो फोर्स के इस जुज की वजह से पैदा होने वाला टॉर्क हमने यहाँ पे लिखा, टॉर्क ड्यू टू एफ साइन थीटा इज गिवन बाय। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म होता है फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां पर कर्सर है, ओ पॉइंट। एक्सिस वैसे लाइन को कहते हैं, वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है। तो इस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है, तो यहां से लेकर ये इस पॉइंट तक ये मोमेंट आर्म है, यानी ओ से लेकर पी तक ये मोमेंट आर्म है। क्योंकि ये देखें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। किसके साथ बन रहा है 90 डिग्रीज का एंगल? ये एफ साइन थीटा के साथ बन रहा है। तो हमारा मोमेंट आर्म आर हुआ ओ से पी तक, और हमारी जो फोर्स है जो टॉर्क पैदा कर रही वो एफ नहीं है, वो एफ साइन थीटा है, यानी एफ का ये कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट टॉर्क पैदा कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट टॉर्क पैदा नहीं कर रहा। अब इसके साथ स्टूडेंट्स आपने ये देखा होगा कि हमने ये शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा था, गालिबन तीसरे लेक्चर में, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये हिंट है, ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है जो रेड कलर से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये मैग्नीट्यूड को इधर ले जाएं, तो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई की और इधर वेक्टर आ गया। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन, जो यूनिट वेक्टर से अमूमन बताई जाती है।
तो टॉर्क वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड आएगी और दूसरी उसकी डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर से बताई जा रही। आपके ध्यान में ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर ए यूनिट वेक्टर था, वेक्टर ए था, तो यूनिट वेक्टर को भी ए से ही शो किया गया। यहाँ पर वेक्टर टॉर्क जो है, टॉ वेक्टर, इसको हमने जो है वो एन यूनिट वेक्टर से क्यों रिप्रेजेंट किया? तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि इसकी डायरेक्शन जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ। तो ऐसी डायरेक्शन जो किसी सतह के नॉर्मल हो उसको कौन से यूनिट वेक्टर से शो करते हैं? एन से। तो बहरहाल वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड इनटू इट्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, इस टॉर्क की जगह पर आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया, और ये एन यूनिट वेक्टर वैसे का वैसे आ गया। अब हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो इसी तरह अब ए की जगह पर यहाँ पर आर लिखा हुआ है और बी की जगह पर ऊपर वाली इक्वेशन में एफ लिखा हुआ है। तो जिस तरह ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर को ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है, इसी तरह आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर को आर क्रॉस एफ भी लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये लेक्चर तो मैं आपको पूरा सेंड कर रहा हूँ, लेकिन इसको कंप्लीट इंशाल्लाह कल करेंगे। मेरी कोशिश होगी इसमें और डायग्राम्स ऐड करूँ, आपको समझाने की मज़ीद कोशिश करूँ। तो आप लोग मुझे जो है, अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझे ज़रूर जो है व्हाट्सएप पे, मैंने लास्ट में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे जो है वो मुझे वॉइस मैसेज या रिटन मैसेज है वो करेंगे। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करने की आपको। और अगर ज़रूरत पड़ी तो और डायग्राम्स भी एक्सप्लेनेशन के लिए हम डालेंगे। बहुत अहम टॉपिक है और ये 5वें चैप्टर में भी हमने इसको डिस्कस करना है। ये अभी हाफ टॉपिक हमने पढ़ा है, लेकिन ये समझ उन स्टूडेंट्स को जो है वो आया होगा जो स्टूडेंट्स शुरू से साथ साथ लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कोशिश करें साथ साथ लेक्चर प्रिपेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।